हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ है। ये टॉपिक इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री दोनों पोर्शन में आता है। ये पोर्शन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है और जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन सेटर का ये फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सेट किया जाता है और ज्यादातर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इसको याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस टॉपिक को अगर ध्यान से और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा जाए, उसके कंडीशन को, वहां जब ये डेवलपमेंट हुआ तो क्या कंडीशन था, अगर उसको समझ के पढ़ा जाए तो इस टॉपिक में कोई भी जितने भी एक्ट बने हैं उसके जितने भी प्रोविजंस हैं उसको याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं कि सारे प्रोविजंस को बस याद करते हैं, उसके कंडीशंस को नहीं समझते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जितने भी एक्ट का डेवलपमेंट हुआ है, तो जो भी एक्ट बना उसमें जो प्रोविजंस हुआ उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके कंडीशन को समझते हुए हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें एक बार में समझ में आ जाए। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं तो आपको कभी भी इस पोर्शन के जो भी क्वेश्चन है, इस टॉपिक जो भी प्रोविजंस है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक अधिकार था, व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअल में बहुत बड़ी कंपनी थी और इनके जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो प्रोपराइटर्स कहलाते थे। इनके जो शेयर होल्डर थे वो प्रोपराइटर्स कहलाते थे। और ये जो प्रोपराइटर्स हैं ये डायरेक्टर का चुनाव करते थे। तो टोटल 24 उस समय 24 डायरेक्टर होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और ये लंदन में इनका ऑफिस था, वो बैठते थे लंदन में और जितना भी कंपनी का जितना भी डिसीजन है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेते थे। उसके बाद यहां तक तो आप पहले समझ के रखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके शेयर होल्डर प्रोपराइटर्स कहलाएंगे और वो प्रोपराइटर्स जो डायरेक्टर को चुनाव करेंगे और पूरे फंक्शंस को डायरेक्टर देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शन को डायरेक्टर देखेंगे। ये तो समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं कि जब 1688 ईस्वी में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद वहां पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का स्टेब्लिशमेंट हो गया। मतलब पहले मोनार्की सुप्रीमेसी था, अब उसके बाद पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का स्टेब्लिशमेंट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डिबेट चलने लगा कि ये मोनोपोली वाले सिस्टम को खत्म किया जाए और फ्री ट्रेड पे छोड़ दिया जाए, फ्री ट्रेड किया जाए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हो चुका था। एडम स्मिथ जो वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखे हैं, उन्होंने भी एडवाइस दिया कि ऐसा किया जाए। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो था वो पूरा दोनों पावर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आ गया था। पावर भी देख रहा था, डुअल गवर्नमेंट था। 1764 से 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे बंगाल में डुअल गवर्नमेंट था, लेकिन उस डुअल गवर्नमेंट 1772 में डुअल गवर्नमेंट समाप्त हुआ और पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुका था। तो इसके बाद जब ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया तो उनके ऊपर कुछ चेक एस्टेब्लिश करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पे रेगुलेशन स्थापित करने के लिए कि क्या किया गया, क्योंकि यहां से प्रेशर था फ्री ट्रेड का। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी पे कुछ चेक एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जिनको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो उसमें क्या प्रोविजन किया गया कि उसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था वो क्या हो गया, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। मतलब डेजिग्नेशन यहाँ चेंज किया गया। बहुत सिंपल सा फैक्चुअल डेटा है कि, और आपको पता भी होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, नया डेजिग्नेशन चेंज किया गया इस एक्ट के थ्रू। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। मतलब गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल ऐड कर दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। इनके साथ 4 मेंबर अटैच किया गया, जिसका जो फंक्शन करेंगे तो इन मेंबर को एक काउंसिल की स्थापना की गई, 4
+1, 1+4 का मतलब क्या है, 1 गवर्नर जनरल +4 अन्य मेंबर, ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहलाए। इनका जो कंपोजिशन है, जैसे अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं ना, वैसे ही गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल ये पूरे फंक्शंस को देखेंगे, बंगाल के जितना भी फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस जितना भी फाइनेंशियल फंक्शन है वो देखेंगे, और ये लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव दोनों काम यही करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो है वो लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव काम दोनों करेगा। इनका जो कोरम होगा वो 3 मेंबर का कोरम होगा, मतलब कोई भी अगर बैठक करना है तो 3 मेंबर कम से कम उपस्थित होने चाहिए, तब बैठक स्टार्ट होगा। डिसीजन होगा वो मेजोरिटी के थ्रू होगा, और गवर्नर को एक कास्टिंग वोट का पावर मिला कि अगर टाई होता है तो गवर्नर है वो कास्टिंग वोट कर सकता है। एक तो फंक्शन ये हुआ, मतलब लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव की स्थापना हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के थ्रू। एक सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। एक्ट में प्रोविजन था, इसलिए 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। और सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे। अब इनका कैसा स्ट्रक्चर था, इनका स्ट्रक्चर था 1+3। 1 मतलब कि एक होंगे चीफ जस्टिस और ये होंगे सबऑर्डिनेट जज, एक चीफ जस्टिस और एक 3 सबऑर्डिनेट जज होंगे। तो ये स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट का था। ये जुडिशरी फंक्शन देखेगा और ये लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव फंक्शन देखेगा। तो इस एक्ट में ये प्रोविजन, और ये दोनों अपॉइंट किसके थ्रू किए जाएंगे, ऑब्वियसली कंपनी है तो कंपनी का हेड कौन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो इसका अपॉइंटमेंट करेगा, अपॉइंटमेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होगा। तो इसके बाद जब चेक एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इसको थोड़ा सा इसका इंडिपेंडेंसी को खत्म किया गया और इसको अब गवर्नमेंट के प्रति, ब्रिटिश पीएम के प्रति रिस्पॉन्सिबल किया गया। तो जो भी रिपोर्ट होगा यहाँ का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी रिपोर्ट होगा, अब ये रिपोर्ट जो है किसको सबमिट करना पड़ेगा, मतलब इनका जो भी होगा गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, ये पूरा रिपोर्ट किसको भेजेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपना रिपोर्ट किसको दिखाएगा, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट कहाँ रखेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये डेवलपमेंट हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ये एक तरह से जो रूल एंड रेगुलेशन का स्टार्टिंग था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो इसके बाद एक नया एक्ट आया जिसको हम आगे पढ़ते हैं। अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो 1784 में अगेन एक एक्ट पारित हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स नाम इसलिए था क्योंकि उस समय ब्रिटिश के पीएम जो थे वो पिट्स थे, तो उनके नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट इसको दिया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या ऐसा हुआ, तो एक्चुअल में अगर इसका बेसिक देखा जाए कि एक्चुअल में क्या है, तो अगर एक ओवरव्यू आप इसको जानना चाहेंगे कि इस एक्ट में क्या था, तो सबसे पहला है कि ये डिफेक्ट जो 1773 एक्ट में था, रेगुलेटिंग एक्ट में, उस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए एक्ट पारित किया गया था। और गवर्नर जनरल को थोड़ा सा इंपावर किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को थोड़ा सा ना इसमें इंपावर किया गया था। कैसे इंपावर किया गया था, क्या हुआ था, हम देखते हैं। तो जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल हम देखे थे अभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का क्या स्ट्रक्चर था, 1+4, 1 गवर्नर जनरल और ये 4 अदर मेंबर। लेकिन अब क्या किया गया, क्योंकि कुछ जो गवर्नर जनरल में 5 टोटल मेंबर थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, तो इसमें से उस समय ऐसा देखा गया कि जो 3 थे वो हमेशा अगेंस्ट जाते थे, एक गुट बन गया और ये हमेशा अगेंस्ट जाते थे किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने कंप्लेन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ऐसा हो रहा है, तो ऐसा किया जाए कि क्योंकि 3 मेजोरिटी हो जाता था तो जो भी गवर्नर जनरल बोलता था वो डिसीजन लोग कैंसिल कर देते थे। तो ऐसा देखा गया, तो इसके कारण इन्होंने ऐसा बोला कि मतलब ये संख्या जो है या संख्या को कम किया जाए। तो इसके बाद इस एक्ट के थ्रू इनका संख्या कम किया गया, जो एक्स्ट्रा मेंबर 4 मेंबर होते थे अब वो 3 कर दिया गया। तो इससे क्या होगा कि अब मेजोरिटी हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, मतलब एक भी अगर कोई गवर्नर, एक इनमें से इन 3 मेंबर से अगर कोई भी एक मेंबर अगर गवर्नर जनरल के तरफ हो जाता है तो टाई हो जाएगा। और टाई इन केस ऑफ टाई कास्टिंग वोट का पावर है गवर्नर के पास, तो क्या हो जाएगा, वो जो भी गवर्नर जनरल डिसीजन लेगा वो ज्यादातर माना जाएगा, ऐसा मतलब होगा। तो ये कंडीशन था इंपावर करने का, मतलब एक तरह से इंपावर किया गया। इंपावर कैसे किया गया,
संख्या कम करके एम्पावर किया गया, जो एक्स्ट्रा मेंबर थे उनका संख्या कम कर दिया गया। इससे क्या हो गया, गवर्नर जनरल एम्पावर हो गया। एक तो ये हो गया, अगर आपको समझ में आएगा संख्या क्यों कम कर दिया, अचानक से संख्या क्यों कम कर दिया गया, क्योंकि ये दिक्कत हो रहा था गवर्नर जनरल को कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत आ रहा था, तो इसलिए एक संख्या कम कर दिया गया, ठीक है। और दूसरा एक और ऐसा हुआ कि कुछ और चेक एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, कुछ और कंट्रोल करने के लिए, किस पे कंट्रोल करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, ये कहां, ब्रिटेन में। एक 6 मेंबर का एक बॉडी का स्थापना किया गया। तो 6 मेंबर का बॉडी कैसे, 2+4, 2+4 का मतलब क्या है, 2 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ऑब्वियसली जैसे कोई भी कमेटी बनता है तो कमेटी के लिए क्या रखते हैं, जैसे कि 2 उसमें मिनिस्टर रख दिए, किसी और को जज को एक मेंबर बना देते हैं, कुछ मिनिस्टर को मेंबर बना देते हैं। तो उसी तरीके से 2 कैबिनेट मिनिस्टर, जो ब्रिटिश PM में उस समय मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर, 2 मेंबर वो और 4 मेंबर, उनको इंडिया में नहीं आना है, वहीं पे रहना है। और उसके बाद 2 मेंबर कैबिनेट मिनिस्टर और 4 मेंबर रहेंगे वो प्रिवी काउंसिल के। प्रिवी काउंसिल क्या था, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था ब्रिटेन में। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मतलब जुडिशरी से रिलेटेड था। तो 2 कैबिनेट मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है और 4 जुडिशरी से रिलेटेड मेंबर हो गए। तो टोटल 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल में रहेंगे। और ये क्या करेंगे, क्यों ऐसा किया गया था, एक्चुअल में ये देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को। एक्चुअल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो तो कंपनी था, उसको ज्यादातर क्या मुद्दा था कि उसको प्रॉफिट कैसे अर्न करना है। करप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उनको प्रॉफिट मेकिंग चाहिए था। तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया था बंगाल में, इसीलिए बंगाल में सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, ये देखने का जिम्मा दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, कि वहां से जो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल होगा, ये इसको रिपोर्ट देगा। ये रिपोर्ट देगा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या डिसीजन लिया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। तो ये पूरा रिपोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल का रखेगा। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में खुद कैबिनेट मिनिस्टर है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो एक तरह से हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या हुआ, स्ट्रक्चर कैसा था। तो हम ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि वहां उस समय गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, ये इनके दोनों के ऊपर गवर्नर जनरल इन काउंसिल काम करता था। मतलब इनके ऊपर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको ज्यादा पावर था गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास से। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है, ये दोनों इनके अंडर में काम करेंगे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और ये कौन कौन फंक्शन देख रहा है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्लस लेजिस्लेटिव फंक्शन, तो दोनों फंक्शन को देख रहा है। अब ये जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्लस लेजिस्लेटिव फंक्शन होगा, इसमें से जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, उसको किसको रिपोर्ट करेगा, डायरेक्ट ये COD को रिपोर्ट करने की जरूरत है। COD कौन है, कंपनी के आदमी है, तो कंपनी को रिपोर्ट नहीं करना है, ये किसको देना है, डायरेक्ट रिपोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देना है। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का रिपोर्ट रहेगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, वो किसको रिपोर्ट करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको करेगा, PM को। PM किसको करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये स्ट्रक्चर हायरार्की बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो कॉमर्शियल फंक्शन होगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कॉमर्शियल है मतलब कंपनी को तो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तो है ना, तो कंपनी कॉमर्शियल फंक्शन जो है वो किसको करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फिर ब्रिटिश PM को। और मतलब ऐसे 2 पैरेलल बॉडी स्थापित कर दिया गया, कहां पे, ब्रिटेन में। तो देखो COD से लेके ऊपर सारे ब्रिटेन में फंक्शन कर रहे हैं, और ये दोनों कहां फंक्शन कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं। मतलब बंगाल में कर रहे हैं, मद्रास में कर रहे हैं, बॉम्बे में कर रहे हैं। तो ये ब्रिटेन में फंक्शन कर रहे हैं। मतलब 2 पैरेलल बॉडी बना दिया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन को देखेगा, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखेगा। तो ऐसे हायरार्की सेटअप किया गया वहां पे। तो ये हायरार्की अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। तो ये हायरार्की सेटअप किया, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया, और यहाँ पे गवर्नर जनरल को स्टेब्लिश किया गया। तो रिमूविंग द डिफेक्ट ऑफ 1773 एक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो COD दोनों देख रहा था, दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल, तो उतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को मतलब इशू को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था, करप्शन को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट ये करेगा।
तो ये बेसिक चीज था पिट्स इंडिया एक्ट में। तो कुल मिला के रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 11 साल बाद फिर से पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद फिर से नया, क्योंकि डेवलपमेंट तो होता रहेगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम होगा उसके रिजॉल्व करने के लिए वहां पे पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो जैसे जैसे वहां एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दायरा बढ़ेगा इंडिया में, वैसे वैसे वहां पे प्रॉब्लम्स अराइज होगा, और वो प्रॉब्लम्स अराइज होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्ट पास होगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट एक्ट को देखते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट, जो 1793 में आया था। तो 1793 का चार्टर एक्ट। अब इसका हम अगर ओवरव्यू समझे कि ये एक्ट किस लिए आया था, तो ये एक्ट का मेन रीजन था कि चार्टर देना था, मोनोपोली को इंक्रीज किया गया 20 इयर्स के लिए। 20 इयर्स के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली इंक्रीज कर दिया गया था 20 साल के लिए, इसलिए चार्टर एक्ट इसका नाम था। और एक और इससे मेन हुआ कि मोर इम्पावरमेंट टू गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल को और इम्पावर किया गया। कैसे किया गया तो ये फिर से हम देखेंगे। तो जैसे अभी तक हमने देखा कि 3 मेन बॉडी है आपको जिसको याद रखना है। अभी तक हमने देखा कि एक गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी बोल देते हैं। तो ये क्या है, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऐसा भी बोलते हैं। तो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये क्या है, कंपनी के मेंबर हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर हैं। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो इंडिया में जो कंपनी का फंक्शन देख रहे हैं वो मेंबर हैं। ये आपको एकदम क्लियर रखना है कि है कौन। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखेंगे, ये लंदन में है। और ये कौन है, गवर्नमेंट के मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग हैं, मतलब कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के मेंबर है और प्रिवी काउंसिल के मेंबर है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल कौन है, जो यहाँ के लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव फंक्शन को देख रहा है, मतलब इंडिया के लिए हेड कौन है, ये करेंगे। ये तीनों तो आपको ध्यान रखना है। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसके पहले वाले एक्ट में स्थापित हुआ था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही थे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू स्थापित किया गया था। तो अब क्या किया गया कि 1+3 मेंबर इसके थे, 6 मेंबर इसके थे और 24 मेंबर इसके थे। ये भी आपको पता चल गया होगा। स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे, इसमें 1+3 मेंबर, पिछले बार एक मेंबर को कम कर दिया गया था। पहले 1+4 स्ट्रक्चर था, लेकिन 1+3 स्ट्रक्चर कर दिया गया। तो ये आपको स्ट्रक्चर भी इसका समझना है कि इसमें मेंबर कितने थे। ये हो गया मेंबर। उसके बाद गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। गवर्नर जनरल को वीटो पावर देने का मतलब यह है कि डिसीजन जो गवर्नर जनरल उस बैठक में करेगा वो मेन होगा। तो जो भी है, मतलब अन्य मेंबर कुछ भी बोले, जैसे अभी P5 को कैसे वीटो पावर है, तो वैसे ही वीटो पावर दे दिया गया कि कुछ भी डिसीजन हो, अगर गवर्नर जनरल चाह रहा है कि ये डिसीजन हो तो वो वीटो कर सकता है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया। तो एक तरह से देखिए इम्पावर कर दिया गया, मोर एम्पावरमेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वीटो पावर दे दिया गया, मतलब पूरा हेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में। और उस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, कॉर्नवालिस था, जो परमानेंट सेटलमेंट लाया, बहुत ही फेमस था परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट को किया था कॉर्नवालिस। तो इसलिए हम विकास देख रहे हैं कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ, रूल रेगुलेशन कैसे है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। वैसे पैरेलली में बहुत सारे और डेवलपमेंट हो रहे थे इंडिया में, लेकिन वो हम फैक्चुअल डेटा है वो आप याद कर सकते हैं, कहीं भी मिल जाएगा। हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे। अब बात आई इसकी सैलरी की, क्योंकि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है। गवर्नमेंट में है तो उनको गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट से सैलरी मिल रहा था अभी तक, लेकिन इनके 6 मेंबर, क्योंकि ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देख रहे हैं, इसीलिए ऐसा बोला गया कि इनकी सैलरी भी कौन देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से इनको सैलरी मिलेगा। तो इसका मतलब ऑनस किसके ऊपर पड़ गया, इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर इसका ऑनस हो गया। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इनकी सैलरी देगी। तो ये नया एक डेवलपमेंट किया गया इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, और ये अप टू 1990 एक्ट के तक ये चला है। 1990 एक्ट में जाके इस जो था नियम, इसको चेंज किया गया, क्योंकि उस समय जब कांग्रेस का स्थापना और कांग्रेस के जितने भी पुराने लीडर्स थे वो बताया कि कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है यहाँ से, उसमें इनको ये भी एक इशू था। तो इसीलिए 1919 के एक्ट में प्रोविजन किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, पहले वैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1858 में खत्म हो चुका था, लेकिन उसके जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सैलरी कंटिन्यू हो गया, जो इंडिया से ही मिलता था, लेकिन बाद में इंडिया से खत्म कर दिया। मतलब ये जो चीजें सैलरी जो, क्योंकि ये फंक्शन कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं, उसके बाद भी सैलरी कहां से मिल रहा है, इंडिया से मिल रहा है।
तो ये 1919 तक चला है। 1919 के एक्ट में इस चीज को खत्म कर दिया गया है। तो कुल मिला के ये जो सैलरी है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड करेगा बीओसी के मेंबर को, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो 24 है, ये केवल कॉमर्शियल फंक्शन देखते हैं, ये तो पहले ही से चला रहा है। तो कुल मिला के 1793 के एक्ट में यही डेवलपमेंट हुआ कि मोनोपोली को इंक्रीज कर दिया गया, गवर्नर जनरल को वीटो पावर देके एम्पावर कर दिया गया, सैलरी को कहां से किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड करेगा। तो ये 3 मेन डेवलपमेंट था चार्टर एक्ट 1793 में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, पहले मतलब संवैधानिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ये आप देख रहे हैं। तो पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बनाया गया, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया, अब गवर्नर जनरल के पावर मतलब फंक्शन को डिवाइड कर दिया गया, कुछ रिपोर्ट यहाँ करेंगे, कुछ का रिपोर्ट यहाँ करेंगे। तो इस टाइप से डेवलपमेंट हो रहा था। नेक्स्ट हम लोग दूसरे चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट में, इस चार्टर एक्ट में क्या प्रोविजन किया गया, बेसिक अगर प्रोविजन है जो एग्जाम में जनरली आता भी है, तो वो मोनोपोली को समाप्त किया गया। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो समाप्त की गई, क्योंकि यहां तक आते आते ब्रिटेन में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा था। तो ब्रिटेन में प्रेशर बढ़ने के कारण मोनोपोली को समाप्त किया गया, लेकिन एक ही बार में पूरा मोनोपोली को समाप्त नहीं किया गया, कुछ एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि एक्सेप्शन, एक्सेप्ट क्या, टी और ओपियम। इंडिया में टी, चाय और ओपियम का जो एक अधिकार था उसको रहने दिया गया और बाकी चीजों को खोल दिया गया। और एक चाइना के साथ जो ट्रेड था उस पर अधिकार खत्म नहीं किया गया, उस पर एक अधिकार था। और इंडिया में टी और ओपियम के लिए उनको रिजर्व किया गया, बाकी उनका मोनोपोली को खत्म किया गया। तो एक तरह से उनका मोनोपोली खत्म हुआ। और बाकी जो स्ट्रक्चर था, जो अभी तक हम पढ़े स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, वो स्ट्रक्चर सेम है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया। एक एक्स्ट्रा चेंजेस आया इसमें कि क्रिश्चियन मशीनरी को अलाउ किया गया, वो यहाँ पे आएंगे और अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे, ये अलाउ किया गया। और 1 लाख एनुअली प्रोविजन किया गया इस एक्ट में। प्रोविजन किया गया नहीं, इस एक्ट में बोला गया, ये प्रोविजन किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1 लाख हर साल खर्च करेगी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया, वो अपना क्रिश्चियनिटी को फैला सकते हैं। तो ये 2 मेजर था। और सबसे बड़ा जो इसमें प्रोविजन था कि मोनोपोली को खत्म किया गया, टी और ओपियम को छोड़ के और ट्रेड इन चाइना को छोड़ के। तो ये एक्सेप्शन है। और बाकी में जो व्यापार था, कॉमर्शियल फंक्शन था, उसको ओपन कर दिया गया कि कोई भी वहां जाके क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो ये मतलब ये मेन प्रोविजन था चार्टर एक्ट 1830 का, बहुत छोटा प्रोविजन है। इसके बाद जो प्रोविजन, क्योंकि 1833 के बाद नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट आएगा 1833 में, उसके बाद बहुत ज्यादा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। क्योंकि धीरे धीरे इंडिया का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो दायरा था इंडिया में, वो एरिया बढ़ने लगा। बहुत सारा जो एरिया था वो अब सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आने लगा था। तो इसके बाद रूल एंड रेगुलेशन में बड़ा डेवलपमेंट इसके बाद वाले एक्ट के बाद आता है। तो नेक्स्ट एक्ट को देखते हैं। नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या बेसिक प्रोविजंस जो आपको याद रखना है, ओवरव्यू जो याद रखना है कि इसमें मोनोपोली को कंप्लीटली एंड कर दिया गया। ईआईसी, अब मोनोपोली कंप्लीटली एंड हो गया, तो अब ईआईसी का क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा, क्योंकि बहुत सारे बाहर से आने लगे जो कॉमर्शियल फंक्शन स्टार्ट कर दिए, बहुत सारी कंपनी आ गई इंडिया में जो कॉमर्शियल फंक्शन स्टार्ट कर दी। तो अब ईआईसी को क्या किया गया, क्योंकि ईआईसी यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाली रही थी, तो ईआईसी को प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। ईआईसी अब क्या हो गया, प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया। ये बेसिक था। तो ये दोनों चीज को आप याद रखिएगा कि अब मोनोपोली खत्म हो गया, उसको प्योर, क्योंकि एग्जाम में आता है कि किस एक्ट के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, तो है चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद एक और फंक्शन था कि स्लेवरी, इसमें एक प्रोविजन था कि स्लेवरी को इलीगल कर दिया जाएगा। तो 1843 में जाकर स्लेवरी को इलीगल कर दिया गया। और यहां से हम देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, केंद्रीकरण स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अब देखिए, अब क्या होगा ना कि गवर्नर जनरल, क्योंकि अब दायरा 1833 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दायरा बढ़ जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब बहुत ज्यादा दूर तक फैल जाती है इंडिया में। तो अब क्या होगा कि थोड़ा चेंजेस आएगा गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अभी तक हम देख रहे थे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पहले 1+4 स्ट्रक्चर था, फिर 1+3 स्ट्रक्चर आया, फिर 1+3 में गवर्नर को वीटो पावर मिल गया।
उसके बाद अब क्या होगा कि 1+3 तो स्ट्रक्चर रहेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, लेकिन एक लॉ मेंबर इसमें ऐड हो जाएंगे। लॉ मेंबर ऐड होंगे, मैकॉले को लॉ एज ए लॉ मेंबर इंक्लूड किया जाता है। अब ये लॉ मेंबर रहेंगे मतलब लॉ, क्योंकि अब लॉ बनाने का जरूरत पड़ने लगा। अभी तक क्या था कि पुराने लॉ को वैसे ही चल रहा था, पूरे इंडिया में भी नहीं थे, तो लोकल वो अपनी कंपनी के हिसाब से देख रहे थे। क्योंकि अब प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया तो अब लॉ की जरूरत पड़ेगी, तो एक लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये लॉ मेंबर को शामिल तो किया गया, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं रहेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ 1+4 का हो गया, लेकिन इसमें याद रखना है कि ये जो लॉ मेंबर हैं इनको वोटिंग राइट नहीं है। जैसे कोई भी बैठक होता है तो ये उसमें वोट नहीं कर पाएंगे, डिसीजन लेने में इनका कोई रोल नहीं रहेगा। हाँ, सजेशन देंगे, लॉ के लिए सजेशन देंगे। तो लॉर्ड मैकॉले जो थे वो लॉ मेंबर के रूप में हुए। फिर लॉ कमीशन का गठन किया गया। लॉ कमीशन का गठन किया गया तो ये क्या करेगा, लॉ कमीशन इंडिया में लॉ को कोडिफाई करेगा, कोडिंग करेगा, लॉ बनाने का वो करेगा, स्टार्ट करेगा। और 1937 में लॉर्ड मैकॉले ने सजेशन दिया और उसी सजेशन के बाद में 1860 ईस्वी में 1960 में जाके आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी इनका गठन होना स्टार्ट होता है और इंडिया में लॉ को कोडिफाई किया जाता है। तो ये लॉ मेंबर का फंक्शन हो गया। और गवर्नर जनरल का अब जो पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। तो एक फैक्ट है जो जनरल याद रहता है, सबको पता रहता है। तो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल में दो मेन चीज चेंज हुआ, एक तो लॉ मेंबर का एडिशन और एक डेजिग्नेशन चेंज हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। विलियम बेंटिक ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और बाकी जो बीओसी और सीओडी का काम अभी तक सेम चल रहा है, इनका कोई काम कुछ हुआ नहीं है। कॉमर्शियल फंक्शन को वही देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सेम काम कर रहा था एज इट इज प्रीवियस लॉ में, कोई चेंजेस नहीं किया गया। बस ऐसे ही आपको बताने के लिए लिख दिया हूं कि आपको याद रहे कि हाँ ये भी दो बॉडी चल रहा है। ये कहां पे है, लंदन में, जो अपना काम कर रहे हैं। चेंजेस कहां हुआ, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो इंडिया में जो हेड फंक्शन कर रहा है। तो इसमें चेंजेस हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया और लॉ मेंबर ऐड किया गया। ये आपको कॉन्सेप्ट के याद रखना है, कॉन्सेप्ट के थ्रू। और कुछ फैक्ट याद रखना है, और फैक्ट याद रखना है कि सेंट्रलाइजेशन यहां से स्टार्ट हो गया और ईआईसी जो है वो प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में बेसिक, अगर इसको याद रखना है तो बेसिक ओवरव्यू आपको पता रखना है कि एक्ट में बेसिक ओवरव्यू क्या हुआ। तो सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया गया। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि 1+3 मेंबर, और जो इसके पहले वाले एक्ट में एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया था, तो 1+4 बोल सकते हैं। तो 1+4 मेंबर यही लेजिस्लेटिव का भी काम करते थे, यही एग्जीक्यूटिव का भी काम करते थे। लेकिन पहली बार इस एक्ट में, क्योंकि लेजिस्लेशन का काम ज्यादा होने लगा, इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ज्यादा फैलने लगा, तो इसीलिए क्या हुआ कि अब यहां पे जरूरत पड़ी कि लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाएगा। देखिए, क्योंकि आप खुद यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं कि जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा, जैसे जैसे 1858 के एक्ट तक आएगा, तो 1857 में जो विद्रोह हुआ वैसे धीरे धीरे बढ़ रहा था, दायरा बढ़ रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दायरा बढ़ रहा था। तो इसीलिए अब ये जरूरत पड़ेगा, अब ये जरूरत लगने लगेगा कि हम लेजिस्लेटिव फंक्शन बढ़ने लगा तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन बढ़ने लगा, तो एग्जीक्यूटिव को डील करना मुश्किल हो जाएगी कि वो लेजिस्लेटिव फंक्शन को भी देखे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को भी देखे। तो इसीलिए क्या किया गया कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग किया गया, सेपरेट किया गया। और अब सेपरेट किया गया, इसका मतलब कि संख्या बढ़ाया गया। पहली बार क्या, अब 3+1 से 1 एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया था लॉ मेंबर को, तो अब लेजिस्लेटिव मेंबर को ऐड किया जाएगा। तो लेजिस्लेटिव मेंबर को कैसे ऐड किया जाएगा, तो हम देखते हैं कि एक गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो काउंसिल हो गए। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वही 1+4, जो पहले 1+3 था, 1+3+1 ये लॉ मेंबर था जिसको वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन अब इसको परमानेंट मेंबर बना दिया गया, इसको वोटिंग राइट सब मिल गया, मतलब उसको इंटरनल मेंबर बना दिया गया। तो 1+3+1 ये 4+1 हो गए, 1+4 हो गए। तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया 4+, जिसमें जो लॉ मेंबर था वो इसमें कंप्लीटली ऐड हो गया, मतलब उसको वोट देने का भी अधिकार मिल गया। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्लस 6 मेंबर एक्स्ट्रा जोड़े गए, 6 मेंबर एक्स्ट्रा जोड़े गए जिसको हम बोले लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये 6 मेंबर एक्स्ट्रा ऐड किया गया, तो टोटल अब
जो मेंबर हुए वो 11 मेंबर हुए जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन को देखेंगे। एग्जीक्यूटिव फंक्शन को तो बस यही देखेंगे, 1+4 ये जो मेंबर है वही देखेंगे। लेजिस्लेटिव फंक्शन को ये पूरे 11 मेंबर देखेंगे। तो इसलिए अब इन दोनों काउंसिल को मिला के बोला जाने लगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है, कहीं कहीं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ, ये एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ। अब देखिए कि पिछली बार से स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का स्ट्रक्चर जो है वो अब चेंज होने लगा। तो चेंज हो गए, अब 11 टोटल मेंबर कर दिए गए। 1+4 जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहेंगे और 6 एक्स्ट्रा रहेंगे, और इनको पूरा मिला के लेजिस्लेटिव, जैसे आज अगर इंडिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ऐसे ही होता है, जो लेजिस्लेटिव होता है, जो सांसद चुन के जाते हैं वो पूरे लेजिस्लेटिव फॉर्म करते हैं, और उसी लेजिस्लेटिव से हम एग्जीक्यूटिव, कुछ मेंबर को एग्जीक्यूटिव रखते हैं। लेकिन यहाँ पहले से एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, 6 मेंबर और एक्स्ट्रा ऐड करके उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में बदल दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया। और एक जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, किसका चेंज हुआ? सीओडी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था उसका स्ट्रेंथ जो है 24 से 18 कर दिया गया। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे भी चेंजेस है स्ट्रक्चर का। 24 चला रहा था अभी तक, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का तो 6 चला रहा है, तो 24 से 18 कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली बार ऐसा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का भी स्ट्रक्चर चेंज हुआ। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का स्ट्रक्चर तो अब बदलते ही रहेगा, मतलब जो अब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो 1947 के एक्ट, मतलब 1935 के एक्ट तक अब ये हमेशा बदलते रहेगा। तो वो ध्यान रखना है कि कब कौन से एक्ट में क्या हो रहा है, आप इसको थोड़ा समझते चलेंगे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें एक डेवलपमेंट और हुआ, क्योंकि मैकॉले इसमें परमानेंट उस समय मेंबर बना था, तो मैकॉले कमेटी का गठन किया गया था। तो उन्होंने एडवाइस दिया कि जो कंपटीशन था, क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि पिछले बार 1833 के एक्ट में हम देखे कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया, और अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होगा? आईसीएस ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी, सिविल सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम, बोले कि एग्जाम करवाना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था, इस एक्ट के पहले तक क्या हो रहा था कि जो भी सिविल सर्विस नियुक्त करते थे उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट नियुक्त करता था, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से नियुक्त हो जाते थे, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करते थे सिविल सर्विस को। तो जो अब ओपन कंपटीशन के लिए बोला गया कि अब ओपन कंपटीशन होगा, और इस एक्ट में प्रोविजन किया गया कि ओपन कंपटीशन होगा, लेकिन ये कंपटीशन जो होगा वो लंदन में होगा, मतलब इंडिया में हेल्ड नहीं होगा, एग्जाम लंदन में ही होगा। और पहली बार 1863 में फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई द सिविल सर्विस एग्जाम वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहली बार 1863 में, 1853 के एक्ट में 1854 में ये ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया, और पहली बार 1863 में एस.एन. टैगोर जो है क्वालिफाई किए थे। एक डेवलपमेंट इसमें और देखने को मिलता है कि जो चीफ जस्टिस थे उसको काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दिया गया था। तो चीफ जस्टिस जो थे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ काउंसिल। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में, तो ये आप समझ सकते हैं, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट था। तो ये एक्ट फाइनली 1853 का एक्ट था। उसके बाद आपको पता है कि 1857 में बहुत बड़ा इंडिया में 1857 का विद्रोह होता है। उसके बाद जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी से वो छीन लिया जाता है, और अब यहाँ पे क्राउन का रूल स्थापित हो जाता है। तो उसके बाद फिर से 1858 में एक बहुत बड़ा एक्ट आएगा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोलते हैं। तो 1858 के एक्ट में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए अभी इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट को आप 1858 के एक्ट से उसके ऑनवर्ड्स हम दूसरे पार्ट में इस वीडियो को लेके आएंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिस नोटिफिकेशन उसका आपको मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है, यहाँ तक कि इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।